नमस्कार। आइए आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 12th का जो चैप्टर चल रहा था हमारा 4 जनन स्वास्थ्य, उसी का जो दूसरा वॉल्यूम है उसको लेकर आ रहे हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको सबसे पहले लाइक कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक बच्चों तक पहुंच सके, उनका भी इससे फ़ायदा हो सके। कंपटीशन में तभी मज़ा होता है जब अधिक लोग हों। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं अब हम अपने आज के लेक्चर की। तो सबसे पहला इसमें आता है कि जनसंख्या अध्ययन क्या है। जनसंख्या जो अध्ययन है वो क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में भी बन चुका है कि जनसंख्या अध्ययन को क्या कहते हैं, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो जनसंख्या के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं। जनसंख्या के जो अध्ययन होता है उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफी। तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलेंगे, जनसंख्या के अध्ययन को बोलेंगे डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को बोलेंगे डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम, डेमोग्राफी बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या हैगा कि डेमोग्राफी कहलाता है अर्थात विज्ञान की वह शाखा है जो मनुष्य की जनसंख्या से संबंधित है। मतलब एक निश्चित भूभाग में जो मनुष्यों की संख्या होती है उसको क्या बोलेंगे हम, सबसे पहले उसे बोलेंगे हम जनसंख्या। एक निश्चित भूभाग में मनुष्यों की संख्या को जनसंख्या बोलेंगे। अब उस जनसंख्या का जो अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी बोलते हैं। चलिए, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो अब आ जाता है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, यानी पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। इसे बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोशन अंग्रेजी में। तो अपेक्षाकृत कम समय अवधि में जनसंख्या में हुई तीव्र वृद्धि जनसंख्या विस्फोट कहलाती है, जो न सिर्फ संसाधनों के दोहन में अत्यप्रसाद वृद्धि होती है। अत्यप्रसाद मतलब होता है प्रतिशतता से भी अधिक होती है, अपितु मानव के सामने संबंधी जो स्वास्थ्य संबंधी जो अनेक समस्या होती हैं उनको खड़ी कर देती है। जैसे एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर अधिक क्या होता है, बीमारियां फैलती हैं। उसी कारण से क्या कर देती हैं, ये मनुष्य में स्वास्थ्य संबंधी जो क्या होती हैं समस्याओं उनको भी बढ़ा देती हैं। और एक समय अवधि के अंदर अधिक जनसंख्या का वो विकास मतलब वृद्धि हो जाना या फिर जन्म हो जाना, वो क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो अगला आएगा वो आएगा जनसंख्या विस्फोट के कारण, यानी केसेस ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या थे, केसेस थे जो जिसके कारण से जनसंख्या जो वृद्धि हो गई। तो मृत्यु दर में तीव्र गिरावट। अब मृत्यु दर में तीव्र गिरावट क्या हुआ, चिकित्सा और आदि जो रोग इलाज सारे हुए, इसके विज्ञान के जो अधिक डेवलपमेंट के कारण क्या हुआ, जो पहले जो रोगों से मृत्यु हो जाती थी उनमें क्या आ गई, अब गिरावट आ गई। जिससे क्या हुआ, सीधा इफेक्ट किस पर पड़ा, जनसंख्या पर, जिससे जनसंख्या की जो वृद्धि थी वो बढ़ गई। अब आ जाता है मात्र मृत्यु दर। मात्र ऐसा नहीं लिखाता है, ये गलत लिखा है, मात्र ये होता है, क्या होता है, मात्र। तो मात्र मृत्यु दर में कमी, प्रसव के समय माँ की मृत्यु हो जाना और किसी अन्य कारणों से वो क्या होता था, पहले अधिक मात्र मृत्यु दर होती थी। तो अब वो क्या हो गई, चिकित्सा के विकास के कारण ही वो क्या हो गई, कम हो गई। इसी प्रकार के शिशु के मृत्यु दर में वृद्धि, वही चिकित्सा के कारण, उसे उचित देखभाल और उसका टीकाकरण आदि के कारण क्या हो जाता है, शिशु की जो मृत्यु दर है उसमें कमी हो जाती है। और जनसंख्या आयु के लोगों में वृद्धि, यही कारण है कि भारत की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है प्रतिदिन। कि जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि, इसी आयु की जो इसी वर्ग के जो लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है भारत में, जनन योग्य जो लोग हैं। ठीक है, इसी कारण से इसमें वृद्धि हो रही है। अब ये देखना है कि गर्भ निरोधक या जन्म नियंत्रण के उपाय कौन कौन से हैं, वो देखना है। गर्भ निरोधक ऐसे जन्म नियंत्रण उपाय जो कि सगर्भता की स्थिति को रोककर शिशु जन्म पर रोक लगाते हैं। गर्भ निरोधक ऐसे जन्म नियंत्रण उपाय होते हैं जो सगर्भता यानी प्रेगनेंसी को रोक देते हैं। किसको रोक देते हैं, ये प्रेगनेंसी को रोक देते हैं। ये वह उपाय होते हैं जो प्रेगनेंसी को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम यहाँ आ जाते हैं क्या होने चाहिए एक गर्भ निरोधक के गुण।
तो एक अच्छे गर्भ निरोधक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी के अभी। एक अच्छे गर्भ निरोधक आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। एक जो अच्छा गर्भ निरोधक होता है उसको बिल्कुल आसानी से उपलब्ध हो जाना चाहिए, उसको किसी प्रकार की कठिनाई उसको उपलब्ध करने में नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा गर्भ निरोधक सहजता से प्रयोग किया जा सकने वाला होना चाहिए, उसमें किस प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए उसके उपयोग करने में। अच्छा गर्भ निरोधक प्रभावी या पूर्णतः कारगर होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि मतलब गर्भ निरोधक के उपयोग के बाद भी सगर्भता देखी जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे गर्भ निरोधक के प्रयोग को में कोई दुष्प्रभाव नहीं होने चाहिए, उसे किसी प्रकार के मस्से या इसको बोलते हैं छाले या फिर किसी प्रकार के रोग नहीं होने चाहिए उसके उपयोग के बाद। जलन ऐसे कुछ क्या होते हैं इसके दुष्प्रभाव होते हैं, वो इसके क्या होने चाहिए, दुष्प्रभाव इसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है, इसके उपयोग के बाद। अब आता है एक अच्छा जन्म नियंत्रण उपाय, इसे प्रयोग करने वाले की यौन इच्छा, जो यौन इच्छा होती है, यौन इच्छा व यौन क्रियाओं को क्या नहीं करना चाहिए, बाधक नहीं पहुंचाना चाहिए, उनको बाधक नहीं होना चाहिए। ये क्या होते हैं, एक अच्छे गर्भ निरोधक के उपयोग होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम गर्भ निरोधकों के प्रकार। तो आज अनेक प्रकार के जन्म नियंत्रण उपाय आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। सरकार ने इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु अपने सार्थक प्रयास किए हैं। अनेक प्रकार के गर्भ निरोधक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं, ये बात सही है, ठीक है, सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क प्रदान किए जा रहे हैं, ये वो तो अगल बात थी। अब यहाँ देखना है हमको इसके क्या आएंगे, ये कुछ प्रकार हैंगे। पहला क्या होता है, प्राकृतिक या परंपरागत विधियां क्या होती हैं, नेचुरल या इंटरनेशनल मेथड क्या होते हैं। गर्भ निरोधकों की परंपरागत या प्राकृतिक विधियां शुक्राणु बा, ये अंडर नहीं है, ये अंड हैगा, क्या आएगा, अंड, ठीक है। अंड कोशिकाओं के मिलने की संभावनाओं से बचने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का मेल ना हो, ये इस सिद्धांत पर ये कार्य करती हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में सभी प्राकृतिक विधियां अंडोत्सर्ग के समय ही उर्वर अवधि को दृष्टिगत रखती हैं, ताकि निषेचन रोकने के लिए उन दिनों में सहवास न किया जाए। यह विधियां विवाहित जोड़ों के दृढ़ निश्चय, गर्भ रोकने की उनकी इच्छा की तीव्रता पर ही निर्भर करती हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये तो इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई, बहुत इजी है, आप याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम इसका पहला भाग होता है, वो होता है आवधिक संयम, यानी पेरियोडिक ऑब्स्टेंस। क्या होता है, यह गर्भ निरोधक का वह उपाय होता है जिसमें पति पत्नी मासिक चक्र के 10वें से जो 17वें दिन होते हैं में संभोग से परहेज करती हैं। इस अवधि में क्या नहीं करते हैं, वो संभोग नहीं करते हैं, उससे परहेज करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, उससे बचते हैं। तो अब आता है स्तनपान अनावर्त या दुग्ध स्त्रावण अनावर्त। स्तनपान अनावर्त होता है या दुग्ध स्त्रावण अनावर्त होता है, ये क्या होता है, यह वह विधि है जिसमें क्या होता है, इस विधि में इस तत्व नहीं है, ये क्या आएगा, तथ्य हैगा, ये यहाँ लिख देते हैं हम, ये तथ्य हैगा, क्या आएगा, तथ्य। इस तथ्य पर निर्भर करती है कि प्रसव के बाद दुग्ध स्त्रावण की तीव्रता में अवधि में अंडोत्सर्ग व मासिक चक्र नहीं होते, यानी कि जब तक एक माँ दुग्ध अपने एक शिशु को दुग्ध पान कराती है तब तक उसमें ना तो अंडोत्सर्ग देखा जाता और ना ही मासिक चक्र देखा जाता। अर्थात प्रसव के बाद में जब तक स्त्री सक्रिय रूप से पूर्णतः शिशु को स्तनपान कराती है तब तक उसके द्वारा गर्भधारण के जो अवसर हैं बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये फेल भी हो जाती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। अब इसमें क्या आएगा, जो अगला आएगा वो आएगा, नेक्स्ट आएगा वो आएगा प्राकृतिक गर्भ निरोधकों के लाभ क्या होते हैं, इनके लाभ क्या होते हैं और इनकी हानियां क्या होती हैं वो देखना है हमको। सबसे पहले हम देखेंगे लाभ। तो प्राकृतिक गर्भ निरोधकों के प्रयोग में जो कि बाह्य युक्तियां या साधनों का कोई या औषधियों कोई प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें क्या होता है, ना किसी प्रकार का ये किसी युक्ति होती है, ना कोई साधन होता है, इसमें ना कोई औषधि होती है, ठीक है। अतः इसके किसी प्रकार के दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। यह जनन तंत्र की सामान्य क्रियाओं के विरुद्ध भी नहीं है, यह जनन क्रियाओं को क्या कहते हैं, किस प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। ये तो इसके क्या हो गए, लाभ हो गए। अब देखते हैं इसके दोष। तो प्राकृतिक गर्भ निरोधकों के दोष क्या होते हैं, देखिए। अब प्राकृतिक गर्भ निरोधकों के दोष ये होते हैं कि गर्भ निरोधकों की विश्वसनीय नहीं होते, ये विश्वसनीय नहीं होते। क्या होता है, कभी कभी वो बाह्य स्खलन विधि होती है, उसमें क्या होता है, लिंग को योनि से बाहर निकालते समय उसमें क्या होता है, उससे पहले ही
शुक्राणु स्खलित हो जाते हैं, उस अवस्था में क्या प्रेगनेंसी हो जाती है, लेकिन इसलिए नहीं होती। ठीक है। उनकी असफलताओं की दर अवधिक होती है। बाह्य स्खलन जैसी गर्भनिरोधकों की विधि में मनोयोनि यानी कि मन के जो भावनाओं के मनो की जो भावनाओं का अध्ययन करने वाली जो शाखा होती थी मनोयोनिक कहते हैं। मनोयोनिक विकारों का होना देखा गया है। ठीक है। अब आता है इन्हें अपनाना सहज व सरल नहीं होता, इसके लिए दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है, जैसा कि अभी हम पहले बता चुके हैं। तो ठीक है, क्या होती है इसमें दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है। तो आज का अपना ये सेशन कंप्लीट हो गया है, हम इसमें थोड़ा सा कुछ लेके आए थे। ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और सभी का इसमें फ़ायदा हो सके। तो थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।